Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. Today we are getting started with the third video lecture of class 8th topic India after independence, and for today our topic is what were the challenges faced by India after independence. इससे पहले हमने इस टॉपिक के तीन सब टॉपिक्स पढ़े थे और आज हमारा फोर्थ सब टॉपिक है, दैट इज देयर वाज डिबेट ओवर द इशू ऑफ द लैंग्वेज. इट मीन्स लैंग्वेज प्रॉब्लम. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा था, पहले हम कोशिश करते हैं उसको रिकैप करने की. हमने पढ़ा था कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था. उसमें हमने पढ़ा था कि पार्टीशन प्रॉब्लम हुआ था, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स. उसके बाद इंडिया में रिफ्यूजी सेटलमेंट की प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी. उसके बाद इंडिया को एक पॉलिटिकल सिस्टम डिज़ाइन करना था जो इंडिया की सभी डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट करने. उसके बाद इंडिया में जो डाइवर्सिटीज़ थी उनको किस तरह से एकोमोडेट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में, उसको भी हमने समझा था किसी हद तक. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हमने पढ़ा था और इंडिया में जो अननेसेसरी प्रैक्टिस थी या सोशल इविल्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी था, उसको एबॉलिश करने के लिए कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए और आर्टिकल 17 उसके बारे में हमने पढ़ा था. आइए हम आज का जो वीडियो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं. फॉर टुडे आवर सब टॉपिक इज देयर वाज अ डिबेट ओवर द इशू ऑफ लैंग्वेज, विच लैंग्वेज टू बी डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. कहा जाता है कि बहुत सारे इंडियंस, मेनी इंडियंस बिलीव्ड दैट इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया विद द ब्रिटिश रूलर्स. इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ से जानी चाहिए, जिस तरह से ब्रिटिश रूल, जिस तरह से कॉलोनियल रूल ख़त्म होता है. और इसके साथ ही बहुत सारे इंडियंस वो थे जिनका ओपिनियन ये था, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इंग्लिश लैंग्वेज को भी डिसकंटिन्यू होना चाहिए एज इट वाज इम्पोज्ड बाय द कॉलोनियल एम्पायर. एंड जब कॉलोनियल रूल यहाँ से ख़त्म हो जाता है तो इंग्लिश लैंग्वेज को भी डिसकंटिन्यू करना चाहिए. बट हिंदी शुड बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश को हम डिसकंटिन्यू करते हैं और हिंदी को हम एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते हैं. लेकिन इसके सामने भी बहुत सारी चैलेंजेस थी. लेकिन however those who did not speak Hindi were of a different opinion. सीधी बात है, मोस्टली साउथ इंडियन स्टेट्स. यहाँ पर एक बड़ी पॉपुलेशन वो भी थी जिनको हिंदी समझ नहीं आती थी. अगर उन पर हम इम्पोज करते हैं हिंदी लैंग्वेज तो उनका इसके रिलेटेड दूसरा ओपिनियन था. दैट मीन्स कि वो हिंदी को अनएक्सेप्टेबल, हिंदी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे एज द इंडियन लैंग्वेज और एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ होल ऑफ इंडिया. एक पर्सन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसका नाम है टी कृष्णमाचारी. इसने एक मैसेज दी थी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ साउथ इंडिया. ये साउथ इंडियन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा था और इसने क्या कहा था, सम ऑफ होम थ्रेटनड टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया इफ हिंदी वाज इम्पोज्ड ऑन देम. इसका मतलब ये था कि साउथ इंडियन स्टेट्स जो थी वो नहीं चाहते हैं कि हिंदी को डिक्लेयर किया जाए एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ होल ऑफ इंडिया. और अगर ऐसा होता है, they have threatened the government of India that they will separate from the Indian Union. वो इंडिया से अलग हो जाएंगे ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज. हमने देखा है श्रीलंका में इशू था, तमिल्स एंड सिन्हालीज के दरमियान लैंग्वेज की बुनियाद पर बाइफर्केशन हुई है. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान में भी हमने पढ़ा था, जब ईस्ट पाकिस्तान था जो ईस्ट बंगाल ओरिजिनली कहलाता था, उनकी जो लैंग्वेज थी बंगाली, दैट वाज नॉट गिवन अ ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन द वेस्ट पाकिस्तान. सो फाइनली उसका रिजल्ट ये निकलता है कि सेपरेशन हो जाती है और बांग्लादेश लास्ट पर इंडिपेंडेंट होती है. और डिफरेंट रीजंस वर देयर बट लैंग्वेज वाज आल्सो अ इशू इन द बांग्लादेश. तो इस तरह से साउथ इंडियन स्टेट्स नहीं चाहते हैं कि हिंदी को डिक्लेयर किया जाए एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. सो फाइनली कंप्रोमाइज वाज मेड. हिंदी वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, लेकिन जो इंग्लिश है वुड बी यूज्ड एज इन द कोर्ट्स एज द कम्युनिकेशन लैंग्वेज बिटवीन वन और अदर स्टेट्स, बिटवीन वन टू अनदर. इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी को डिक्लेयर किया गया ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, लेकिन इंग्लिश वाज आल्सो कंटिन्यूड एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, एज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर और बिटवीन टू और मोर स्टेट्स. इट इज आल्सो कॉल्ड एज लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन. इसका मतलब ये हुआ कि साउथ इंडिया को भी रिप्रेजेंट दी गई ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज और बाकी जो हमारा इंडिया था उसको भी रिप्रेजेंटेशन दी गई
तो अब यहाँ पर हमने समझा कि जो लैंग्वेज का इशू था फिलहाल के लिए एट द नेशनल लेवल इसको ख़त्म किया गया। दूसरा जो डिबेट इंडिया में चल रहा था दैट वाज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। इट मीन्स इन व्हाट वेज इंडिया टू बी रीऑर्गेनाइज्ड, कौन सा तरीका अपनाया जाएगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के लिए। ये दूसरा डिबेट है। पहला डिबेट हमने पढ़ा तो इसमें क्या था, प्रोमिसेस ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग 1920s लिंग्विस्टिक प्रेफरेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग 1920s ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट Congress leaders, most importantly Jawaharlal Nehru, had promised with the Indians that after India will gain independence, every language will be given representation and linguistic status will be formed। इसका मतलब हुआ कि लैंग्वेज की बुनियाद पर स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब जब आज़ादी मिल जाती है, कांग्रेस कुड नॉट फुलफिल इट्स प्रोमिसेस। कांग्रेस ने जो प्रॉमिस लोगों से किए थे ये उसे फुलफिल करने में नाकाम हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज देयर वॉज अ फियर ऑफ पार्टीशन। डर था कि ऑन द बेस ऑफ अगर हम ज्यादा लैंग्वेजेस की बुनियाद पर रिप्रेजेंटेशन देते हैं फिर हमने थाउजेंड्स की तादाद में इंडिया को बाइफरफेट करना था। दैट वाज इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ होल ऑफ इंडिया। तो इसलिए फियर ऑफ पार्टीशन था, रीजनलिज्म इसके जरिए से इंकरेज होने वाला था। तो इसलिए इस सिस्टम को, इस फियर को खत्म करने के लिए ये जो प्रॉमिस किया गया था इसको पूरा नहीं किया गया। नो फर्दर पार्टीशन ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती थी कोई भी दूसरा पार्टीशन नहीं होना चाहिए इंडिया में ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। इसलिए इट क्रिएटेड अ डिसअपॉइंटमेंट अमंग द मासेस डिमांडिंग स्टेटहुड ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। और इस तरह से हर एक वो इंडिविजुअल, हर एक वो लिंग्विस्टिक ग्रुप जो डिमांड कर रहे थे कि ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज स्टेटहुड देना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंटें, बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कनेडा स्पीकर्स, मलयालम स्पीकर्स एंड मराठी स्पीकर्स जो थी ये डिमांड कर रही थी कि ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज स्टेटहुड हमें दिया जाए। और यहाँ पर हमने समझना चाहिए कि जो कनाडा है प्रेजेंटली, कर्नाटका इसे हम कहते हैं, जो कर्नाटका है वहाँ पर जो मलयालम स्पीकर्स थे, जो मराठी स्पीकर्स थे, ये डिमांड कर रहे थे कि ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज स्टेटहुड ग्रांट करना चाहिए। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो स्ट्रेंज केस ऑफ आंध्रा रीजन था, उनकी जो डिमांड ऑफ स्टेटहुड थी वो क्या थी और उसको किस तरह से रिप्रेजेंटेशन दी गई और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको हल करने के लिए किस तरह से डील किया। डिमांड फॉर आंध्रा से एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट देखना पड़ा। ये जो आंध्रा था ओरिजिनली इट वाज ए पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मद्रास प्रोविंस। और मद्रास प्रोविंस में ये जो पार्ट था, इनकी जो लैंग्वेज थी दैट वाज तेलुगु। ये तेलुगु स्पीकर्स थे और ये डिमांड कर रहे थे, डिमांडिंग स्टेटहुड ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। ये डिमांड कर रही थी कि लैंग्वेज की बुनियाद पर हमें स्टेटहुड देना चाहिए। एक बार हम फिर समझते हैं कि मद्रास प्रोविंस में एक रीजन था जिनकी लैंग्वेज तेलुगु थी और वो डिमांड कर रही है हमारी लैंग्वेज को रिप्रेजेंटेशन देकर आंध्रा रीजन को एक सेपरेट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। और इनका जो लीडर था जिसका नाम था पोती श्रीरामुल्ला, इसका नाम था पोती श्रीरामुल्ला। ये जो पोती श्रीरामुल्ला था ही वाज ए गांधीयन एंड ही वेंट ऑन ए हंगर स्ट्राइक फॉर द कॉज ऑफ आंध्रा रीजन। सो फाइनली हंगर स्ट्राइक के बाद क्या होता है कि आफ्टर 50 days ऑफ हंगर स्ट्राइक ही डाइड ऑन 15th of December 1952 15th of December में इसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू हंगर स्ट्राइक। एंड दिस डिमांड एंड फर्दर इंटेंसिफाइड। और अब इसके जो फॉलोअर्स थे वो डिमांड कर रहे हैं कि एनी हाउ स्टेटहुड हमें मिलना चाहिए ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। फाइनली क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्रा आउट ऑफ द मद्रास प्रोविंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहली बार मजबूरन पहली लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट करती है जब पोती श्रीरामुल्ला की डेथ हो जाती है। और इसके जो फॉलोअर्स थे वो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मजबूरन पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनाता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 October 1953। और इस स्टेट का नाम होता है आंध्रा। दैट ऑटोमेटिकली आज हम आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ही ये मसला हल नहीं हुआ। अब जो बाकी रीजन्स थी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कनाडा स्पीकर्स थे, मलयालम स्पीकर्स थे, मराठी स्पीकर्स थे, अब ये भी डिमांड कर रही थी कि लैंग्वेज की बुनियाद पर हमें स्टेटहुड मिलना, लैंग्वेज की बुनियाद पर हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए। सो फाइनली वी कैन से दैट क्रिएशन ऑफ द आंध्रा रीजन इट इंटेंसिफाइड द डिमांड फ्रॉम अदर स्टेट्स एज द डिमांड दैट इज द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। और अब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
अपॉइंटेड ए कमीशन। बिफोर दिस, इससे पहले हमें जानना चाहिए कि इससे पहले भी 2 कमीशनर्स अपॉइंट किए गए थे, धार कमीशन और जेवीपी कमीशन। जेवीपी कमीशन मीन्स जवाहरलाल नेहरू, विलाभाई पटेल एंड पोती सीतारामैया। लेकिन इस कमीशन ने लैंग्वेज को रिजेक्ट किया कि लैंग्वेज कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल फ्रेमिंग अ स्टेट, बिकॉज अगर हमने लैंग्वेज की बुनियाद पर इंडिया को फ्रेगमेंट करना है तो इसके हमने थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स करने हैं, तो लैंग्वेज की थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। दिस टाइम another commission was appointed. It is called as Fazl Ali Commission. Fazl Ali Commission consists of 3 members. One is Fazl Ali was the chairman of the commission. K.M. Panikar and H.N. Kuzru. K.M. Panikar and H.N. Kuzru were the other 2 members. It was appointed in December 1953 and was authorized to observe the situation. Can language be taken as a means of granting statehood? फाइनली क्या होता है, फाजिल अली कमीशन एक्सेप्ट करता है कि लैंग्वेज की बुनियाद पर स्टेटहुड दिया जाएगा, लेकिन इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज फॉर वन स्टेट। दैट मीन्स कि एक लैंग्वेज की बुनियाद पर एक स्टेट को क्रिएट नहीं किया जाएगा, बल्कि लैंग्वेज को अंडर कंसिडरेशन लिया जाएगा, लेकिन एक लैंग्वेज को एक रिप्रेजेंटेशन की थ्योरी जो थी वो इसने रिजेक्ट की। इस हिसाब से हमने इंडिया के थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स करने, वी हैव टू टेक अंडर कंसिडरेशन द जियोग्राफिकल फैक्टर्स एज वेल। सो फाइनली इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। सितंबर 1955 को ये अपना रिपोर्ट सबमिट करता है, जिसमें से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करता है कि हमने 16 स्टेट्स एंड 3 यूटीज को बनाना है आफ्टर इट्स ऑब्जर्वेशन। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ फाजिल अली कमीशन with certain modification and passed the State Reorganization Act of 1956 with effect from 1st of November 1956. So पहली बार इंडिया में 14 states and 6 UTs का इंतखाब किया जाता है by State Reorganization Act of 1956 with effect from 1st of November 1956। इस तरह से जो स्टेटहुड पहले ग्रांट किया गया उस मसले को किसी हद तक यहाँ पर सुलझाया गया। लेकिन प्रेजेंटली भी हम ये देख रहे हैं कि अभी तक कुछ रीजन्स इंडिया में वो हैं डिमांड कर रहे हैं कि हमें स्टेटहुड दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटहुड ग्रांट करने का जो ये इशू था ये परफेक्टली अभी तक भी इसको रिप्रेजेंटेशन सही तरह से नहीं दी। आज के टॉपिक में हमें इतना समझ आया, पहला डिबेट ये था कि लैंग्वेज की बुनियाद पर इशू चल रहा था। ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज ये कहा जाता था कि इंडियंस को, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज ये कहा गया था कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए और साथ ही साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज थी इसको भी यहाँ से डिसकंटिन्यू होना चाहिए। इन प्लेस ऑफ इट हिंदी को यहां पर ऑप्शनल लैंग्वेज डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन इस पर भी जो नॉन हिंदी स्पीकर्स थे उनका इशू था कि वो डिमांड कर रहे थे कि हम सेपरेट, वी विल सेपरेट फ्रॉम द इंडियन यूनियन इफ हिंदी वाज इम्पोज्ड ऑन देम। फाइनली a compromise was made wherein Hindi was declared as the official language of Indian Union, while as the English was continued as English was declared as an associate official language. It will be used for the purpose of communication between the states or a legal language, or it was declared as an associate official language. दूसरा डिबेट हमारा चल रहा था रिओर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का। इसका मतलब यह हुआ कि ऑन द बेस ऑफ व्हाट रिओर्गेनाइजेशन कैन बी डन। सो फाइनल इसमें क्या हुआ था, डिफरेंट कमीशनर्स हमने अपॉइंट किए गए थे। पहले कमीशनर्स ने, धार कमीशन ने, जेवीपी कमीशन ने लैंग्वेज को एज अ मीन्स ऑफ स्टेटहुड रिजेक्ट किया था। फाइनली जो फाजिल अली कमीशन था उसने एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज की बुनियाद पर स्टेटहुड ग्रांट किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 1956 का अंडरवेंट ए कंटिन्यूअस चेंज एंड प्रेजेंटली इंडिया कंसिस्ट ऑफ 28 states and 8 UTs। तो इस तरह से बहुत सारी वो स्टेट्स थी जिनको लैंग्वेज की बुनियाद पर ऑर्गेनाइज किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेट जो थी दैट वाज बम्बई, डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स, मराठी फॉर द महाराष्ट्र एंड गुजराती फॉर द गुजरात। इन द सेम वे जो पंजाब का प्रोविंस था इसको डिवाइड करके पंजाबी फॉर द पंजाब एंड हरियाणा, हिंदी स्पीकर्स को जो हरियाणा का स्टेटहुड दिया गया। सो दैट इज ऑल इन दिस वेरी चैप्टर। वी विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन स्टे ब्लेस्ड।